हर रोज करीब 1500 फ्लाइट्स यूएस से यूरोप जाती हैं और इनमें से ज्यादातर अटलांटिक ओशन के ऊपर सिर्फ यही खास रूट ही इस्तेमाल करती हैं। ये एक तरह का जहाज़ों का इनविजिबल हाईवे है जिसमें सारे जहाज एक दूसरे से 60 किलोमीटर के फासले से आगे पीछे उड़ते हैं। साइडवेज इनका फासला 30 किलोमीटर, जबकि एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये एक दूसरे से सिर्फ 1000 फीट ऊपर नीचे ही होते हैं, यानी करीब 305 मीटर्स। कभी आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा या फिर कोई वीडियो तो जरूर देखी होगी जिसमें मल्टीपल जहाज आसमान में ही एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ऐसा खास तौर पर यूएस से यूरोप की फ्लाइट्स में देखा जाता है जिसमें इस इनविजिबल हाईवे को इस्तेमाल किया जाता है। पर सवाल है कि जब पूरा आसमान खाली पड़ा है तो पायलट्स यहाँ एक दूसरे के करीब रहकर इंतहाई रिस्की सिचुएशन में सिर्फ इसी खास रूट को ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। इन जहाजों के इस इनविजिबल हाईवे को करीब 100 साल पहले ढूंढा गया था। 1920 में वसाबुरु ओइशी नामी एक जापानीज मीटियोरोलॉजिस्ट ने आसमान में कई वेदर बलून्स रिसर्च के मकसद से भेजे थे। उन्होंने नोटिस किया कि 30 से 40 हजार फीट के एल्टीट्यूड पर आसमान में एक इनविजिबल ताकत है जो कि बैलून्स को इंतहाई तेज रफ्तार से ईस्ट की तरफ लेकर जाती है। उनकी इस रिसर्च पर दुनिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 25 सालों के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे दुनिया ने जापानीज साइंटिस्ट की उस रिसर्च को सीरियस लेना शुरू कर दिया। अप्रैल 1945 में 6 दोस्त पिकनिक मनाने अमेरिकन स्टेट ओरेगन गए तो वहां जंगल में उनको एक बहुत बड़ा बैलून पड़ा हुआ नजर आया। उन्होंने एक्साइटमेंट में आकर उसको घसीट तो लिया, लेकिन उनको क्या मालूम था कि असल में ये क्या खतरा मोल लेने जा रहे हैं। उस बैलून में बॉम्ब लगा हुआ था जो हिलने झुलने से फट पड़ा और 6 के 6 दोस्त जान से हाथ धो बैठे। पूरे यूएस में इस किस्म के कई और इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हुए। इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि ये बैलून्स 10,000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन के उस पार जापान ने लॉन्च किए थे। सिर्फ 2-4 नहीं बल्कि जापान ने 9,000 के करीब बैलून बॉम्ब्स लॉन्च किए थे, जिनमें से 300 अपने टारगेट यूएस में लैंड हुए। जापान ने वसाबुरु ओइशी की रिसर्च का फायदा उठाकर ये बैलून्स लॉन्च किए थे जो तेज हवाओं में बहते हुए यूएस तक जा पहुंचे। तब से लेकर 30 से 40 हजार फीट ऊपर तेज हवाओं के इस टनल को जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। करीब पूरा साल ही ये हवाएं मैक्सिमम 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करती हैं। इनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी नोटिस किया गया है और सदर्न में भी। ये ट्यूब की शक्ल में ट्रेवल करती हैं जिसकी चौड़ाई कई 100 किलोमीटर जबकि मोटाई 4 किलोमीटर होती है। और हैरत की बात यह है कि इनकी कोई फिक्स्ड लोकेशन भी नहीं है। साइंसदानों का मानना है कि पोल्स और इक्वेटर में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये तेज हवाएं पैदा होती हैं। इक्वेटर की गर्म हवा जब पोल की तरफ ट्रेवल करती है तो जेट स्ट्रीम्स पैदा होती हैं। लेकिन इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ अगर हवा ट्रेवल करेगी तो इसको साउथ से नॉर्थ जाना चाहिए, पर ये जेट स्ट्रीम्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्यों ट्रेवल करती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह अर्थ की रोटेशन बताई जा रही है। हमारा अर्थ करीब 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में इन तेज हवाओं को पोल्स की तरफ ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन अर्थ की रोटेशन इनको वेस्ट से ईस्ट ट्रेवल करने पर मजबूर कर रही है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि अटलांटिक ओशन के ऊपर यूएस से यूरोप जाने के लिए एक दिन में 1500 जहाज सिर्फ एक ही पाथ क्यों इस्तेमाल करते हैं। 1952 में एयरलाइन पायलट्स ने जेट स्ट्रीम्स पे ध्यान देना शुरू किया था। जिस तरह पैसिफिक ओशन के ऊपर भी जेट स्ट्रीम पाई जाती है, उसी तरह यूएस से यूरोप के सफर के दौरान अटलांटिक ओशन के ऊपर भी जेट स्ट्रीम्स मौजूद हैं। दौरान सफर पायलट्स जहाज को जानबूझकर जेट स्ट्रीम के अंदर लेकर जाते थे क्योंकि 250 किलोमीटर पर आवर की हवाएं जहाज को आगे की तरफ पुश करती थी। इससे जहाज की स्पीड भी बढ़ जाती थी, टर्बुलेंस भी कम हो जाती थी और जाहिर है फ्यूल की भी काफी बचत होती थी। इसी तरह अगर यूरोप से वापस यूएस जाना हो तो फिर पायलट्स कोई भी दूसरा रूट इस्तेमाल करते, पर जेट स्ट्रीम से दूर ही रहते
क्योंकि अब ये हवाएं ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थीं, जिससे जहाज पर उल्टा असर पड़ता था। वक्त गुजरता गया और एयरलाइन इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करती गई। तमाम पायलट्स ईस्ट की तरफ जाने के लिए अब जेट स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करने लगे। पर सबसे बड़ा मसला था जेट स्ट्रीम्स के अंदर बढ़ती हुई ट्रैफिक का, जिससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते थे। ये काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC का होता था कि वो वेदर के हिसाब से फ्लाइट्स का रूट प्लान बनाए ताकि जेट स्ट्रीम्स के अंदर कोई जहाज एक दूसरे से ना टकराए। ये तो हम सबको मालूम है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पे लगे रडार्स जहाजों की लोकेशन डिटेक्ट करते हैं। इस लोकेशन के बेसिस पे कौन सा प्लेन कितने एल्टीट्यूड पे और कितनी स्पीड से फ्लाई करेगा, ये सब कुछ ATC उनकी लोकेशन जानने के बाद ही मैनेज कर पाता है। लेकिन मसला ये है कि इन रडार्स की रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती। ये ज्यादा से ज्यादा 128 किलोमीटर की रेंज में मौजूद जहाजों की पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी फर्ज कर लें कि न्यूयॉर्क ATC के रडार की रेंज सिर्फ इस सर्कल जितनी है, जिसका रेडियस 128 किलोमीटर है। जहाज इस सर्कल से बाहर जाते ही रडार की रेंज से गायब हो जाते हैं। तो अब ATC को जहाज की लोकेशन का कैसे मालूम पड़ेगा? ओशन तो हजारों किलोमीटर पर फैला हुआ है। उसके ऊपर उड़ने वाले जहाज अपनी पोजीशन हर 14 मिनटों के बाद सैटेलाइट या फिर हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कंट्रोल टावर को भेजते हैं। पर इन 14 मिनटों में तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है। इसीलिए 1965 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको नॉर्दर्न अटलांटिक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैक सिस्टम या फिर NATOTS कहा जाता है। इस सिस्टम में अमेरिका और यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स के लिए मल्टीपल रूट पाथ्स बनाए गए थे, जिनको अटलांटिक ओशन में 4 मेन सेंटर्स कंट्रोल करते हैं। पहला है न्यूयॉर्क स्टेशन, जो इस हिस्से को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे कनाडा का गैंडर न्यूफाउंडलैंड है, जो इस रीजन को कंट्रोल करता है। सैंटा मरिया ओशियानिक कंट्रोल इस हिस्से को, और शैनविक नॉर्दर्न पार्ट को। NATOTS के टोटल 6 रूट्स हैं, जिनके नाम NAT-A से लेकर NAT-F तक हैं। टेक ऑफ से पहले पायलट्स को इनमें से कोई एक रूट एलोकेट कर दिया जाता है, या फिर दौरान परवाज भी अगर किसी रूट पे ज्यादा ट्रैफिक हो तो इनको एक रूट से दूसरे रूट में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये रूट खास तौर पे ऐसे बनाए गए हैं जिससे ट्रैफिक स्प्लिट हो जाए और यूरोप जाने वाले जहाजों को टेल विंड मिल सके। टेल विंड उसको कहते हैं जो जहाज के पीछे से आकर उसको पुश करती है। इन रूट्स को मजीद एफिशिएंट बनाने के लिए दिन में 2 मरतबा वेदर सैटेलाइट्स की मदद से जेट स्ट्रीम्स की लोकेशन देखी जाती है और फिर उस हिसाब से रूट्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है। जैसा कि आप इस लाइव विंड मैप पे देख सकते हैं, ये लेफ्ट पे USA है, राइट पे यूरोप और बीच का ये सारा अटलांटिक ओशन है। सी लेवल पे देखा जाए तो अटलांटिक ओशन के सेंटर में 22 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड है। ये पूरा व्हाइट पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये असल में जेट स्ट्रीम ही है जो USA से यूरोप तक फैल रही है। NATOTS के 6 रूट्स को इस जेट स्ट्रीम के अंदर ही रखा जाता है, ताकि अगर 5 या 10 मिनटों तक प्लेन की लोकेशन ATS को अपडेट ना भी हो तो प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम NATOTS के रूट्स की कंडीशन के मुताबिक अपनी स्पीड, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड मेंटेन रख सके। यही वजह है कि यूरोप जाने वाले प्लेन्स हमें सिर्फ इसी रूट पे फ्लाई करते दिखते हैं। इस चीज को कंफर्म करने के लिए आइए लाइव प्लेन ट्रैकर का रुख करते हैं। यहाँ अटलांटिक ओशन के इस हिस्से में यूरोप जाने वाले तमाम जहाज लाइन से ट्रेवल कर रहे हैं, जबकि वापस आने वाले प्लेन्स इस जेट स्ट्रीम से बहुत दूर देखे जा सकते हैं। नाजरीन, इस कॉन्सेप्ट को आसान अल्फाज में समझाने की मैंने कोशिश तो बहुत की है। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। See you soon. If you like this video, please hit the subscribe button and also press the notification icon. Thanks for watching.